नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन के 11 बज चुके हैं। समाचारों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। तीसरे चरण के मतदान की तमाम खबरों को लेकर के हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकतंत्र के महापर्व में 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीट्स पर मतदान जारी। मैदान में कुल 1331 उम्मीदवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में डाले वोट। कई बड़े नेताओं ने भी किया मताधिकार का प्रयोग। प्रधानमंत्री ने कहा, सामान्य दान नहीं है मतदान, बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील। अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मांडविया और प्रहलाद जोशी समेत विपक्ष के दिग्विजय सिंह, डिंपल यादव और सुप्रिया सुले जैसे कद्दावर नेताओं की चुनावी किस्मत का आज होगा फैसला। आगामी 4 चरणों के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री का तूफानी दौरा जारी। मध्य प्रदेश के खरगोन में की जनसभा, विकसित भारत के लिए मांगा आशीर्वाद। धार में भी करेंगे चुनावी जनसभा। बाद में महाराष्ट्र के अहमदनगर और बीड में रोड शो का कार्यक्रम। 24 की चुनौती में विरोधी दलों ने भी झोंकी ताकत। झारखंड में राहुल गांधी तो बिहार में तेजस्वी आज भी करेंगे धुआंधार प्रचार। यूपी में मायावती, अखिलेश के साथ बाकी दलों ने भी तेज की प्रचार की धार। आखिरी चरण के चुनाव के लिए नामांकन की शुरुआत। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीट्स पर होंगे लोकसभा के चुनाव। और आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भिड़ेगी दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए राजस्थान सिर्फ 1 कदम दूर। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। सबसे पहले बात जनादेश की। लोकसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया का आज तीसरा चरण है। सुबह 7 बजे से इस चरण में 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीट्स पर वोट डाले जा रहे हैं। इसके साथ ही शाम तक और 1331 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पहले 7 मई को 94 सीट पर मतदान होने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने अनंतनाग, राजौरी सीट पर मतदान की तारीख को आगे बढ़ा करके 25 मई कर दिया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त गर्मी और लू का प्रकोप है। बावजूद इसके मतदाताओं में अपने मताधिकार के लिए उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों में जागरूक मतदाताओं की खासी भीड़ दिखाई दे रही है। अब गुजरात की सभी 25 सीट्स पर आज वोटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मताधिकार का प्रयोग किया। अहमदाबाद गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। मतदान के बाहर प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। इस दौरान उन्होंने एक बच्चे को अपनी गोद में भी उठाया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज सुबह 7:35 पर प्रधानमंत्री ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और वोट डालने के बाद लोगों से बढ़ चढ़ करके वोट की प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपील की। अहमदाबाद में उनकी वोटिंग, साथ में अमित शाह नजर आ रहे हैं। इस अवसर पर कई भावुक कर देने वाली तस्वीरें भी दिखाई दी। उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ मताधिकार का प्रयोग किया, बड़े भाई के पैर छुए, उसके बाद वहां पर खड़ी जनता का अभिवादन स्वीकार किया। कई तस्वीरों में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज एक वृद्ध माता ने उनके कलाई पर राखी बांधी
बच्चे बड़े ही उत्साह के साथ आज सुबह गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करते हुए दिखाई दिए और एक दिव्यांग बच्ची के साथ वो बात करते हुए भावुक भी हो गए। छोटे बच्चे को उन्होंने गोद में लिया, उठाया और एक ज़बरदस्त उत्साह का माहौल हमेशा की तरह जैसा कि गुजरात में उनके आगमन पर होता है आज भी दिखाई दिया। और इस पल को भी वो प्रधानमंत्री बहुत ही संजीदगी के साथ इसको जीते हुए नजर आए। एक दिव्यांग बच्ची की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, वो खुद तो देख नहीं सकती लेकिन प्रधानमंत्री को महसूस करने के लिए वो आज अपनी मां के साथ आई और प्रधानमंत्री स्वयं उनके पास गए और उनका हाल चाल जाना, उनके सिर पर हाथ रख करके उन्होंने। और ये तस्वीरें आप देखिए, महिलाओं ने इस मौके पर अहमदाबाद में पोलिंग बूथ के बाहर प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधी। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मतदाताओं से अपील की कि वो लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि इस उत्सव में मतदान कोई सामान्य दान नहीं है। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के सदस्यों के साथ अहमदाबाद में एक मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे। अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। करीब 9 बजे उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आज सुबह कांग्रेस ने अपनी पार्टी सचिव सोनल पटेल को गांधीनगर से ही गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मैदान में उतारा है। ये तस्वीरें उस वक्त की जब आज सुबह करीब 9 बजे अपने परिवार के साथ गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में ही अब एक पोलिंग बूथ पर जाकर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और विक्ट्री साइन दिखाते हुए। मैं देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। मुझे पूरा विश्वास है देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्थायित्व भी देगी, सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी, गरीबी से मुक्त भारत बनाएगी। उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लोगों से मतदान करने की अपील की। अखिलेश यादव ने लिखा एक्स पर, और मैं कोट करता हूं, लोकतंत्र और संविधान को बरकरार रखने के लिए अधिक से अधिक संख्या में घरों से निकलकर अपना वोट जरूर डालें। वोट डालने का एक दिन पूरी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। वोट डालने के बाद अखिलेश यादव मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बावजूद इसके हर किसी का मत लोकतंत्र में एक बड़े मायने रखता है और सभी से उन्होंने अपील की कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उधर बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों से मतदान करने की अपील की और उन्होंने लिखा कोट, देश में 7 चरणों में हो रहे लोकसभा आम चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग से पहले की तरह आज भी पहले मतदान और फिर जलपान के संकल्प को नहीं भूलना है और अपने वोट की हर प्रकार से रक्षा करते हुए मतदान जरूर करें। मतदान जरूर करके अपना भविष्य खुद संवारने का यह लोकतांत्रिक अवसर कतई नहीं गंवाना है। मतदाताओं के साथ बीएसपी प्रमुख ने चुनाव आयोग से भी विशेष आग्रह किया। उन्होंने लिखा, चुनाव आयोग से भी विशेष आग्रह है कि विरोधी पार्टियों में भी खासकर रूलिंग पार्टी द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता का लगातार किए जा रहे उल्लंघन पर सख्ती से अंकुश लगाएं ताकि चुनाव सही, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी बयान आपको दिखा देते हैं, जिसमें सोशल मीडिया पर उन्होंने लिख करके लोगों से वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा, मैं कोट करता हूं, आज तीसरे चरण का मतदान है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में निकलें और वोट करें। याद रहे, ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का चुनाव है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तीसरे चरण के मतदान के दौरान भाजपा उम्मीदवार धनंजय घोष और तृणमूल कांग्रेस के बूथ प्रेसिडेंट की आपस में झड़प हो गई। कुछ ऐसी तस्वीरें हमें वहां से मिली हैं, मुर्शिदाबाद से झड़प की तस्वीरें। और अक्सर पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान इस तरह की तस्वीरें आती रही हैं। भाजपा उम्मीदवार धनंजय घोष ने तृणमूल के बूथ एजेंट पर धमकाने का आरोप लगाया। धनंजय घोष ने कहा कि एक उम्मीदवार के साथ अगर ऐसा व्यवहार हो सकता है तो सोचिए आम लोगों के साथ क्या क्या होगा। भाजपा हम प्रत्याशी हूं, उसको टीएमसी ब्लॉक सभापति डायरेक्ट ठेठ कर रहा है बूथ एजेंट, पोलिंग एजेंट का जगह में, जो वोट केंद्र हो उस जगह में। आप सोच सकते हैं एक प्रत्याशी को जैसे ऐसा व्यवहार कर सकता है तो जनगण का क्या कर सकते हैं। हम निर्वाचन कमीशन को कहते हैं कि आप सजग रहिए, जनगण को वोट एजेंट बैठा दिया है बाद में, लेकिन वे लोग ताला देने की कोशिश कर रहा है। एक ब्लॉक प्रेसिडेंट है टीएमसी का, जो चुनाव हुआ पिछले 2 चुनाव, यहाँ कोई एजेंट नहीं बैठा दिया, हमको डायरेक्ट कैसे ठेठ कर रहा है, देखिए ना। तो जनगण को क्या हो सकता है। केंद्र में मंत्री और कर्नाटक के धारवाड़ संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रहलाद जोशी ने भी अपना वोट डाला है। प्रहलाद जोशी कर्नाटक में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है और मोदी कैबिनेट में भी उन्हें अहम जिम्मेदारी मिली है। तस्वीर दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के आगरा से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आदर्श मतदान केंद्र पर जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रांची से। रांची में 7 जगहों पर एक बार फिर से ईडी की छापेमारी हुई है। ब्रेकिंग खबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देखिए। रांची के दूसरे दिन भी नए ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। कल आपने देखा करीब 35 करोड़ रुपए बरामद होने के बाद जो झारखंड के एक मंत्री हैं उनके सहायक और उनके घरेलू नौकर को गिरफ्तार करने के बाद दूसरे दिन भी ईडी की ये कार्रवाई जारी है। टेंडर घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बड़ी कार्रवाई की गई है और ये अब भ्रष्टाचार, खासतौर पर झारखंड में भ्रष्टाचार लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लगातार अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री और दूसरे बीजेपी के नेता झारखंड में भ्रष्टाचार और इंडी गठबंधन से जुड़े तारों का मुद्दा अब लोकसभा में उठाने लगे हैं। टेंडर घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, आज दूसरे दिन भी ये छापेमारी जारी है और लगातार आप देख रहे हैं कि चुनाव के बीच में कल भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए। दिवाकर, आज दूसरे दिन भी छापेमारी और नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए। दिवाकर, क्या अपडेट है और आज क्या मामला कल का ही है या फिर नए मामले में छापेमारी हो रही? तक जो जानकारी मिल रही है कि कल का ही कनेक्शन आज ईडी ने एक बार फिर दोहराया है और उसी के तहत जो 3 बिल्डर हैं उनके 7 ठिकानों पर अभी तक जो जानकारी आ रही है, रांची के रातू रोड स्थित जो बिल्डर्स के ठिकाने हैं उस पर हो रही है, आईटीआई बस स्टैंड है वहां पर हो रहा है। तो लगातार जो ईडी की कार्रवाई है वो जारी हो रही है और अभी जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पर भी नकदी मिलने की सूचना मिली है और नकदी मिलने के बाद जो है वो पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जो मशीन मंगाई गई है नोटों को गिनने के लिए, तो ये पुख्ता जानकारी है कि आज भी हो सकता है कि
कोई बड़े धन कुबेर का खुलासा हो सकता है कि किस तरीके से उन्होंने ब्लैक मनी को छुपा कर रखा है। और लगातार ईडी की ओर से जब कल कार्रवाई दिन भर की गई थी तो दूसरे हाफ होते होते वो जो 30 करोड़ का आंकड़ा था वो पहुंचकर 35 करोड़ हो गया। और उसके बाद देर रात तक दोनों से, चाहे वो आलमगीर आलम के पीएस हो और उनके नौकर हो, ये दोनों से कल देर रात तक पूछताछ होती रही। पहले उन्होंने हिरासत में लिया गया और बाद में उन्हें सुबह होते होते गिरफ्तार कर लिया गया। जी दिवाकर, हम कल भी आपसे बात कर रहे थे कि कुछ बड़े नामों का खुलासा भी हो सकता है। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या अपडेट है? ईडी की ये बड़ी कार्रवाई झारखंड में हम लगातार देख रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम है सरकार की लगातार जारी है, चुनाव के बीच भी। देखिए, बिल्कुल बड़ी कार्रवाई है और ये एक टेंडर घोटाला है, मैं आपको बता दूं। और ये पिछले कई सालों से झारखंड के अंदर खेला जा रहा था। चीफ इंजीनियर को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उसके यहाँ से भी कह सकते हैं कि कुबेर का खजाना मिला था, कई किलो सोना मिला था, 150 करोड़ की संपत्तियां जो ईडी है उसने जब्त की थी। दिल्ली एनसीआर में कई सारे फ्लैट थे, दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी थी चीफ इंजीनियर की। और ये सब जितने भी लोग थे, जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनके लिए ये काम कर रहे थे। और आपने देखा भी कि 35 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति एक नौकर के यहाँ से बरामद की गई। और जो खास तौर से जो मंत्री हैं उनके ओएसडी हैं संजीव लाल, उनका नौकर था और 35 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति मिली थी। अब ईडी कार्रवाई कर रही है, कई सारे बिल्डरों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। और ईडी का ये कहना है कि आने वाले समय में कुछ और गिरफ्तारियां संभव हैं। जैसा कि दिवाकर जी बता भी रहे थे कि नोट गिनने की मशीनें मंगाई गई हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कैश मिलना अपने आप में आश्चर्यचकित करता है। तो ये कार्रवाई बता रही है कि बड़े पैमाने पर इन लोगों ने धन को इकट्ठा करके रखा हुआ था। और संभावना ये भी जताई जा रही है कि इलेक्शन में इस धन का प्रयोग भी हो सकता था, लेकिन उससे पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। और आने वाले समय में, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि कुछ बिल्डरों के यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची है और उनके यहाँ पर जाके छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि बड़ा जो धन है वो इन बिल्डरों ने भी छुपा के रखा था, क्योंकि जो टेंडर घोटाला हुआ था उसकी कह सकते हैं कि एक बड़ी किस्त इन बिल्डरों ने चुकाई थी। ये ओएसडी और इसके अलावा जो मंत्री के नौकर हैं और जो चीफ इंजीनियर थे उनके पास ये रकम पहुंची थी। और अब आने वाले समय में कुछ बिल्डर भी गिरफ्तार हो सकते हैं और कई सारे जो नेता इसके पीछे पूरा जो खेल चल रहे थे और उनके ऊपर भी अब जो तलवार है वो लटकती हुई प्रतीत हो रही है। लेकिन हाँ, इतना कुछ और भी बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। नीरज, आप ये इशारा कर रहे हैं, लेकिन दिवाकर क्या कल से कोई सत्ता पक्ष की ओर से, सरकार की ओर से, खुद जो मंत्री हैं उनकी ओर से, उनके किसी कर्मचारी की ओर से, उनके ऑफिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है? किसका पैसा है, कहां का पैसा है, क्या इस्तेमाल किया जाने वाला था, कोई जानकारी इस बारे में नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये निश्चित तौर पर, जैसा कि नीरज भी बता रहे हैं, कि ये पुराना टेंडर जो घोटाला है उसके कनेक्शन साफ तौर पर इसमें मिलते हुए दिख रहे हैं। कि जिस तरीके से चीफ इंजीनियर की जब गिरफ्तारी होती है तो उनके कई ठिकानों पर जब वो छापेमारी होती है ईडी की ओर से तो कई करोड़ रुपए नगद तो बरामद होते ही हैं। जो कह सकते हैं सोना 1.5 करोड़ से कई से ज्यादा का सोना बरामद होता है। 8 एसयूवी गाड़ियां बरामद होती है। और उनके बेटे के जो दिल्ली में फ्लैट था उस पर जब छापेमारी होती है तो कई अन्य तरह की चीजें भी बरामद होती है। तो वो पूरा नेक्सस किस तरीके से काम कर रहा था वो धीरे धीरे उजागर होता हुआ जा रहा है। लेकिन एक चीज कहीं ना कहीं ये कनेक्शन, कल जो छापेमारी हुई है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता है और मंत्री है आलमगीर आलम, उन तक भी पहुंचता हुआ इसलिए नजर आता है कि ये जो संजीव लाल के जो नौकर थे जिनके बारे में कहा जाता है जहांगीर आलम, उनका जो कनेक्शन है वो जो नजदीकी है वो आलमगीर आलम के बेटे के साथ भी है। ऐसी सूत्रों से मुझे जानकारी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो कनेक्शन है, पूछताछ जब होगा, तह तक जब मामले की पूछताछ होगी, और कहीं तो जानकारी ये भी आ रही है कि हो सकता है कि ईडी की ओर से आलमगीर आलम को भी सम्मन जारी किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह की गतिविधियां होती है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पूछताछ जब अगर होगी तो कनेक्शन ये आगे तक जाएगा और कई और लोग भी इसके लपेटे में आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई है वो ईडी की आज जारी है और फिलहाल सिंहमोड़ में जो बिल्डर के यहाँ छापेमारी चल रही है वहां पर पुख्ता ये जानकारी मिली है कि नकदी मिला है और उसको गिनती करने का काम वहां पर किया जा रहा है। जी चलिए, फिर से नकद मिला है। कल 35 करोड़ की नकदी मिलने के बाद जो कार्रवाई की गई थी गिरफ्तारी की, उसके बाद आज फिर से ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। लेकिन नीरज, कल जो नोट्स मिले थे उनमें कई सारे नोट्स ऐसे थे जो कि जमीन के अंदर दबे हुए थे, अब शायद वो इस्तेमाल भी नहीं किए जा सकते। तो शायद ये बहुत पहले से इनको जमा किया जाता रहा होगा। ईडी के खिलाफ ईडी को जो खबरें मिल रही थी वो उसके तार शायद पुराने कई सारे मामलों से जुड़े हो सकते हैं। ये बिल्कुल नया मामला है, हो सकता है अभी तक शायद इस पर जो पूछताछ है वो होनी है। लेकिन इस तरह के नोटों का मिलना और वो भी जमीन के
अंदर मिलना ईडी की क्या कहानी कहती है? देखिए बिल्कुल, और अजय मैं जैसा कि बता भी रहा था कि ये पिछले कई साल पुराना जो घोटाला है, जो टेंडर घोटाला है, और जब से सरकार सत्ता में आई थी तभी से ये खेल खेला जा रहा था। और इसके अलावा जिस तरीके से इस धन को इकट्ठा किया गया है, तो ये बताता है कि जो मंत्री हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, उन्होंने धन को छुपा के रखा हुआ था, यानी कि किसी समय उस धन का जो प्रयोग है वो किया जाना था। अब चुनाव के समय इतने बड़े पैमाने पर नकदी मिलना अपने आप में कई तरह के जो सवाल हैं अजय, वो भी खड़ा करता है। और आप देखिए कि ये जो तमाम जो धन है, आलमगीर आलम जो मंत्री हैं, उन्हीं के जो निकट लोग हैं, चाहे हम उनके ओएसडी की बात करें, चीफ इंजीनियर जो पहले चीफ इंजीनियर थे और इन्हीं के विभाग में काम करते थे, उनसे भी इनके खासे नज़दीकी संबंध थे। और जो आलमगीर आलम का जो नौकर है, उसके यहाँ से इतने बड़े पैमाने पर धन मिलना, तो ये बताता है कि सीधा सीधा कनेक्शन वहाँ के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनसे जुड़ा हुआ है। टेंडर बड़े पैमाने पर निकाले गए थे, उन टेंडरों को जो परिचित लोग थे उन टेंडरों को उनको दिया गया और उसके एवज में एक बड़ी जो रकम है वो हासिल की गई। आप देखें कि जिस तरीके से तमाम तरह के जो आरोप हैं, अभी आप देखें कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो जेल में हैं और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि उनको राजनीतिक द्वेष के तहत जेल के अंदर डाला गया। लेकिन आप अगर देखें कि रांची में एक जमीन घोटाला था, उसमें सीधे सीधा जो नाम है वो हेमंत सोरेन का निकल कर आ रहा था। और आप देखें कि इस समय मंत्री के यहाँ से इतने बड़े पैमाने पर पैसा मिलना, तो आप इस चीज़ को नहीं नकार सकते कि आपके ऊपर राजनीतिक कार्रवाई की जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में नोटों को गिनना, मशीनें लगाकर उन नोटों के जो गिनने का काम है वो ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। तो आप किस तरीके से इस तरह के जो आरोप हैं वो लगा सकते हैं? तो निश्चित तौर पर राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर सबूत भी हैं, तथ्य भी मौजूद है। और आने वाले समय में अजय आपको बता दूं, आलमगीर आलम को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। आलमगीर आलम से ये पूछा जाएगा कि आखिर ये जो नोट इकट्ठे किए गए थे, किन किन लोगों से होते हुए ये नोट पहुंचे थे और इन नोटों का उद्देश्य क्या था। क्या इस खेल में कोई और लोग भी शामिल है? क्योंकि संभव नहीं है कि केवल एक ही मंत्री शामिल हो। 35 करोड़ केवल नौकर के यहाँ से मिलना, इसके अलावा बिल्डरों के यहाँ पर भी मशीनें लगाकर नोट गिनने का जो काम है वो ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। हमारी जानकारी में ये भी आया है कि कुछ बिल्डरों को हिरासत में भी लिया है और उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उनसे ये जाना जा रहा है कि कौन कौन से टेंडर उनको इशू किए गए थे और उस टेंडर के एवज में कितने बड़े पैमाने पर आपने जो धन है वो आलमगीर आलम के जो लोग हैं उन तक पहुंचाया था। तो आने वाले समय में अजय ये निश्चित है कि आलमगीर आलम के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और वो लोग जो अभी इस पर्दे के पीछे खेल खेल रहे थे उनके ऊपर भी ईडी का शिकंजा कसेगा। अजय इन दिवाकर, अगर आपसे समझना चाहें, झारखंड सरकार केंद्र पे दो बड़े आरोप लगाती है। पहला ये कि भाई जो केंद्र है वो राज्य को उनका वाजिब पैसा नहीं दे रही है, कह रही है कि भाई कम से कम जीएसटी का पैसा दीजिए। और जब केंद्र सरकार पैसा दे देती है तो उसका जो दुरुपयोग है वो इस तरह से देखा जा रहा है, जो बाद में ईडी के मामलों में खुलासा देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि भाई ये ईडी और जैसी बड़ी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब लगातार ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार वाकई एक बड़ी समस्या है राज्य के लिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष ने कुछ राज्यों में जहां उनकी सरकार है उसको एटीएम बना रखा है, यह भी बात साबित होती हुई दिख रही। देखिए, निश्चित तौर पर ये चीज, भ्रष्टाचार का जो दाग है वो झारखंड के, अगर आप 24 साल के इतिहास को जाए, जिसकी बात मैं कल भी कर रहा था कि झारखंड पे ये दाग जो है वो मिटने का नाम नहीं ले रहा है। वो नई सरकार जैसे ही आती है, लगातार हेमंत सोरेन ने गद्दी संभालने के बाद से ही उन पर कई आरोप लगने शुरू हो गए कि किस तरीके से उन्होंने जो है लीज गलत तरीके से अपने नाम पर आवंटित कर लिया कोयला खनन का। उसके बाद लगातार बालू के अवैध उत्खनन का आरोप लगने लगे, उसके बाद जो है गिट्टी के अवैध उत्खनन के आरोप लगने लगे। तो लगातार इस तरह के आरोप लगने लगे। उसके बाद मनरेगा घोटाला का आरोप लगा। और आपको पता है कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स, जो यहाँ पे सेक्रेटरी थी पूजा सिंघल, वो पिछले साल भर से जेल में है। उसके बाद रांची के डीसी छवि रंजन जमीन खरीद फरोख्त मामले में जेल चले गए। उसके बाद वो नेक्सस इस तरह से बढ़ता चला गया कि उसकी तलवार जो थी वो सीएमओ तक पहुंची और उसके बाद हेमंत सोरेन भी जेल में है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो पैसे का दुरुपयोग है, और लगातार जब छापेमारी हो रही है तो लगातार नकदी भी बरामद हो रहा है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ केंद्रीय एजेंसियां जो है उसका दुरुपयोग भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। ये आरोप जो है वो ठीक है, अपोजिशन है, अपने तरीके से वो आरोप लगाती है, ठीक है, इन चीजों पे हमको नहीं वक्तव्य देने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से प्रूफ मिल रहे हैं, जिस तरीके से सबूत मिल रहे हैं, और कल जिस तरीके से नकदी मिला है, और इसके पहले जब पूजा सिंघल के यहाँ छापेमारी होती है और दूसरे अन्य ठिकानों पर छापेमारी होती है, तो लगातार जब नकदी बरामद होता है तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन ये पहुंचता है कि काला जो धंधा है, काला गोरख धंधा और ब्लैक मनी है, वो छिपा कर रखा गया है। और जब
कल आलमगीर आलम से जब हम लोगों ने बात की तो आलमगीर आलम ने साफ तौर पर यह कहा कि अभी उन्हें यह पता नहीं है कि उनके जो पीएस के यहाँ ये पैसा मिला है, उनको भी मीडिया से जानकारी मिली है, लेकिन वो पीएस किसी और के भी पहले रह चुके हैं। तो अभी फिलहाल वो कुछ खुलकर और निकलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन ये बात साफ है कि ये जो पूछताछ जब होगी, और कल तब देर रात तक पूछताछ हुई थी, उसी के बाद आज फिर से छापेमारी हो रही है, तो निश्चित तौर पर यह कनेक्शन आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जैसा कि नीरज बता रहे हैं कि झारखंड में ईडी की जो कार्रवाई है, इसकी दर पड़ते जो है वो दर दर खुलती जा रही है। और ये जो पूरा नेक्सस है और रैकेट है, किस तरीके से सीएम आप सोच सकते हैं किसी राज्य के जेल में हो, तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार की जो नकेल है वो कितनी लंबी है और किस तरीके से सारे लोग उसमें शामिल हैं। जी दिवाकर, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और नीरज जुड़ने के लिए आपका इस बड़ी खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के पोरबंदर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मतदाताओं से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की है। मांडविया जो खुद इस बार पोरबंदर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये तस्वीरें आज सुबह की पोरबंदर से, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और केंद्र सरकार के कुल 10 मंत्री हैं जो तीसरे चरण में हो रहे इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और उम्मीदवार के तौर पर सामने। मैं पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र और गुजरात की जनता को भारी मात्रा में मतदान करें, विकास के लिए मतदान करें, विकसित भारत के लिए मतदान करें। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद में जाकर के अपना मतदान किया। उन्होंने अपील की कि मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करें और भारत के निर्माण में और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना सहयोग करें। तो उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अहमदाबाद आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करती। और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी और जामनगर से भाजपा विधायक रिवाबा जडेजा ने जामनगर के मतदान केंद्र में जाकर के अपना मतदान दिया है। उधर महाराष्ट्र में वोटिंग लगातार जारी है। एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार ने बारामती के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। बारामती सीट से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का मुकाबला महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से है। एक ही परिवार के 2 सदस्य बारामती की इस सीट पर अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं और महाराष्ट्र में मतदान लगातार जारी है। बारामती लोकसभा सीट से एनसीपी एससीपी उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने भी अपना वोट डाला। सुप्रिया सुले का मुकाबला महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से है। काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है जिस पर लगातार लोगों की निगाहें लगी हुई हैं और ये विरासत की लड़ाई मानी जा रही है इस सीट को। और परिवार के अंदर ही जो 2 फाड़ हुए हैं उसमें भी वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और आज सुबह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बारामती लोकसभा क्षेत्र में मतदान किया। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, उनकी मां भी। अजीत पवार ने कहा कि हर चुनाव में जो भी उम्मीदवार है उनके प्रचार में काम करने वाले हर व्यक्ति को लगता है कि हमारा उम्मीदवार जीत कर आएगा, लेकिन अभी तो शुरुआत है, हमारे कैंडिडेट को ही जनता का सपोर्ट मिलेगा, ऐसा उन्होंने भरोसा जताया है। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के लिए ये चुनाव है। आगे 5 साल एक स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, जिसको एक अच्छे से सरकार गवर्नमेंट आनी चाहिए, ये सबकी कोशिश है और महायुति के हम सब लोग उसी हिसाब से काम करें। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र से ही मतदान किया है। कांग्रेस पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और खड़गे ने कर्नाटक के कलबुर्गी में वोटिंग की। उनके साथ उनकी पत्नी ने भी वोट डाला।
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने भी आज सुबह सुबह अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दावा किया कि बीजेपी यहां कम से कम 25 लोकसभा सीट्स जीतने जा रही है। येदियुरप्पा के बेटे BY राघवेंद्र इस बार चुनाव मैदान में हैं। और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार के सुपौल में मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तीसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है और मैंने बिना जलपान के अपना मतदान कर दिया है। ये वोट भारत को शक्ति देगा और लोकतंत्र को मजबूती देगा। आज मैंने सुबह सुबह जलपान से पहले मतदान कर दिया है। थर्ड फेज का ये चुनाव है। 12 राज्य में 93 सीटों पर 2 फेज के अंदर जो वोटिंग हुई है उससे ज्यादा वोटिंग इसमें होगी, ऐसी कामना करते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और शिवराज सिंह चौहान अपने पूरे परिवार के साथ वो सीहोर में मतदान केंद्र पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने वोटिंग की। शिवराज सिंह इस समय विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि वो एक सांसद के तौर पर जीत करके दिल्ली जाएंगे और जनता से भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है। उधर खजुराहो से बीजेपी प्रत्याशी VD शर्मा ने अपना वोट डाला। VD शर्मा के खिलाफ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन पहले ही रद्द हो चुका है। और आपको मध्य प्रदेश के विदिशा में लोकतंत्र की एक सुखद तस्वीर दिखाते हैं। महिलाएं लोकतंत्र के उत्सव में लोकगीत गाते हुए बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंची। बारामती में सुबह से ही मतदान बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आ रही थीं। पोलिंग बूथों पर बुजुर्ग, महिला, दिव्यांग और युवा मतदाता बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। यहां पर हमारे संवाददाता योगेश शीतल की ये खास रिपोर्ट देखिए। बारामती में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग दिख रहे हैं, खास करके युवा मतदाता आपको दिख रहे होंगे कतार में ही। इस वक्त हम बारामती के एक विद्यालय में है जहां पर 8 मतदान केंद्र जो है वो बनाया गया है और यहां पर सुबह से जो है लोग कतार में है। एक हमारे साथ दिव्यांगजन है जो कि यहाँ पर मत करने आए हैं। कितने साल से वोट कर रहे हैं आप? यहीं के हैं? यहीं से हैं। हाँ, हर बार आते हैं? मेरा अभी 57 साल लगा है। मैं 20 साल से कर रहा हूँ। नाश्ता किया आपने? नहीं, घर में अभी तक नाश्ता भी नहीं किया? नहीं किया। क्या बात है, मतलब अभी यहाँ से आप जल्दी जाके करेगा ऊन लगता है। अच्छा, वो ना मुड़ा, गर्मी ज्यादा ना बढ़ जाए। तो पहले मतदान और फिर जलपान, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं, खास करके दिव्यांग लोग भी हैं, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं उन लोगों के लिए जो अभी तक मत करने के लिए नहीं आए। हालांकि बारामती की अगर हम बात करें तो जो 7 सीटें इस चरण में वेस्टर्न महाराष्ट्र की हैं, कुल 11 सीटें हैं वैसे अगर ओवरऑल अगर आप बात करें इस चरण की, तो जो 7 सीटें पश्चिमी महाराष्ट्र की हैं उनमें सबसे ज्यादा चर्चित जो अगर कोई सीट है तो ये बारामती है, जहां पर सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले के बीच में कंटेस्ट है। कतार आपको दिख सकती है, लंबी कतार है। युवा आपको काफी संख्या में जो है युवा आपको दिखेंगे जो कि सुबह आए। आमतौर पर माना जाता है कि युवा देर से आएंगे, पहले जो सीनियर सिटीजन से वो आएंगे, लेकिन आपको एक पूरी कतार दिखेगी जिसमें युवाएं हैं। महिलाएं जो है आप देख सकते हैं वहां महिला बैठी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं, उनकी अपनी बारी आने का इंतजार कर रही है। सुबह से ही मतदान केंद्र पे, बारामती के जो अलग अलग मतदान केंद्र पे वहां पे इस तरीके का नजारा है। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें, जिनमें से 23 सीटों पर आज मतदान खत्म हो जाएगा। करीब करीब आप कह सकते हैं कि 50% सीटों पर आज मतदान खत्म हो जाएगा और ये 50 सीटें
काफी महत्वपूर्ण होंगी राष्ट्रीय पार्टी के लिए और साथ में क्षेत्रीय पार्टी, खास करके उन दो क्षेत्रीय पार्टी के लिए, एनसीपी और शिवसेना के लिए, जो पार्टी पिछले दिनों जिस पार्टी में आप कह सकते हैं जो पार्टी बट गई अलग अलग खेमों में, उनके लिए ये चरण का चुनाव काफी जो है महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिलाकर वोटर टर्नआउट क्या होगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन इस वक्त मतदान चल रहा है, शाम तक ये मतदान चलेगा और उसके बाद देखने दिलचस्प होगा कि जो टर्नआउट है वो कितना जाता है इस बार। अपने सहयोगी कपिल मस्के के साथ मनीष कुमार सिद्धल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ है और महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग का टर्नआउट परसेंटेज मिला है। कर्नाटक में हुबली के एक मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारी संवाददाता आयशा खानम ने। हुबली में लगातार सुबह 7 बजे से लोग बढ़ चढ़कर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। यहाँ पर एक सखी बूथ है और ये बूथ जो है इसलिए बनाया गया है ताकि यहाँ पर लोगों को सुविधा हो। ये महिलाएं द्वारा मैनेज बूथ है और ये सखी केंद्र काफ़ी मदद करते हैं आने वाले लोगों के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि इस बूथ पर सिर्फ महिलाएं वोट करें, हर तरह के लोग यहाँ पर वोट करने के लिए पहुँच रहे हैं। करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स जो है वो इस फेस में वोटिंग करेंगे, तो भारी संख्या में लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तर कर्नाटका का जो मौसम होता है काफ़ी भीषण गर्मी होती है यहाँ पर, यही वजह है कि लोग सुबह सुबह पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए। भारी संख्या में क्यू हर जगह पर देखी जा रही है और हर वर्ग के लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर मत डालने के लिए पहुँच रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लोगों में एक जोश, एक उत्साह है अपना मत चलाने के लिए। तो खास बात यह है कि हुबली में ये कहा जाता है कि कुछ ऐसे बूथ भी हैं, कुछ ऐसे केंद्र भी हैं जहां पर ये वोटर टर्नआउट देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जीत किसकी होगी। तो हर एक केंद्र पर एक ट्रेंड होता है कि अगर उस बूथ पर ज़्यादा लोग आते हैं तो वहाँ से जीत उस उम्मीदवार की होगी जो लगातार यहाँ से जीतता आ रहा है। तो इस तरह के ट्रेंड यहाँ पर देखे जाते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये तमाम 14 सीटों पर किस तरह से पूरे दिन भर वोटिंग होती है और यहाँ के जो मतदाता हैं किसको अपना उम्मीदवार या किसको अपना नेता चुनते हैं। और तीसरे चरण पर जो पोलिंग परसेंटेज है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मध्य प्रदेश में 30% से ज़्यादा मतदान हो चुका है, पश्चिम बंगाल में 32% से ज़्यादा, छत्तीसगढ़ 29% और बिहार में 24% का मतदान। ये 11 बजे तक के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 31% गोवा जो शायद अभी तक का सबसे ज़्यादा मतदान का परसेंटेज है वहाँ दिखाई दे रहा है। 2 सीट्स वहाँ पर जहाँ पर आज चुनाव होना है। और बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में कांच के शहर से के नाम से मशहूर फिरोजाबाद भी आज लोकसभा चुनाव के लिए मतदान में है। यहाँ के लोगों ने मतदान को लेकर के काफ़ी उत्साह दिखाया। जिला प्रशासन ने भी मतदाताओं को वोटिंग में किसी भी तरह की परेशानी न हो इस बात का ख्याल रखते हुए पूरे शहर में ज़्यादातर मतदान केंद्रों को मॉडर्न बूथ बनाया है। इस समय हम मौजूद हैं फिरोजाबाद के एक मॉडल बूथ पर। इस इलाके में हम कह सकते हैं कि लोगों के बीच में जो जागरूकता है वोट डालने को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। और हमने देखा है कि सुबह 7 बजे से पहले ही लोग यहाँ पर लाइनों में, कतारों में लगना शुरू हो गए थे। और फिरोजाबाद की ये खासियत है कि ये जो शहर है कांच के लिए मशहूर है। और ऐसे आप देख सकते हैं कि चुनाव का पर्व, देश का पर्व और मैं हूँ देश की कांची, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो ये बताता है कि फिरोजाबाद किस तरीके से ख़ास तौर से कांच के लिए जाना जाता है। जहाँ तक टर्नआउट की बात करें तो पिछली बार यहाँ पर जो मतदान का प्रतिशत था 60% के आसपास ही रहा था, लेकिन इस बार ज़िला निर्वाचन अधिकारी का दावा है कि उन्होंने अधिकांश जो बूथ है वो मॉडल बूथ के रूप में कन्वर्ट किए हैं। तो देखना होगा कि इस बार मतदान के लिए क्या वो अपने पिछले बार के प्रतिशत को तोड़ पाने में कामयाब होंगे। लेकिन निश्चित तौर से चुनाव आयोग के जो प्रयास हैं उसकी लोग यहाँ सराहना कर रहे हैं। कैमरामैन संदीप के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, फिरोजाबाद। दिन के करीब 11:41 और मेरे साथ 3 संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। ऋषि जी जुड़ रहे हैं फिरोजाबाद से, नीरज साउथ गोवा से, योगेश हैं बारामती से। तीनों ही संवाददाताओं का स्वागत है इस प्रोग्राम में। ऋषि जी मैं आपके पास आता हूं, आपकी रिपोर्ट हमने देखी फिरोजाबाद से। बारामती चलते हैं और बात करते हैं योगेश से। योगेश, क्या माहौल है वहां पर? बड़ी हाई प्रोफाइल सीट, सभी की निगाहें इस पर, परिवार के बीच कांटे की टक्कर, माहौल हम तक पहुंचाएं प्लीज।
देखिए अजय, मुझे लगता है दृश्य जो है बताने में ज्यादा कारगर साबित होंगे कि क्या यहाँ जमीन पे माहौल है, क्योंकि जिस विद्यालय में इस वक्त हम हैं वहां पे अलग अलग छोटे छोटे 8 मतदान केंद्र बनाए गए और 8 पे अगर आप देखेंगे तो सुबह से ही कतार लगी हुई है। आप ये देखिए, आपको सीनियर सिटीजन भी दिखेंगे, युवा भी दिखेंगे, महिलाएं भी दिखेंगी, अलग अलग कतार आप देख सकते हैं। इसी के साथ आपको हमारे कैमरा पर्सन जो है वो बाकी इसी परिसर में जो अलग अलग केंद्र है वहां पे आपको दिखेंगे। हर तरह के मतदाता, जिसमें दिव्यांग हैं, महिला हैं, यंग वोटर्स हैं, पुरुष हैं, सब तरह के वोटर जो हैं आपको यहां सुबह से जो है कतार में दिख जाएंगे। और हमने देखा यहां पे जिस तरीके से उत्साह दिखा है मतदाताओं में, उनसे अगर आप बात करेंगे तो आपको उनसे भी एक्साइटमेंट लगेगा कि हाँ उनके पास कुछ बोलने के लिए है, किस तरीके से वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं। क्योंकि बारामती काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाली सीट है, बहुत लंबे समय से एनसीपी का गढ़ रहा है, काफी चीजें यहां पर हुई है। कई तरीके से आप देखें, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये बेसिकली शरद पवार और अजित पवार इन दोनों के भविष्य का एक तरीके से आप मान लीजिए कि फैसला करेगा ये सीट। क्योंकि एनसीपी में जो एक्चुअल एनसीपी है, जो एनसीपी अभी फिलहाल अजित पवार के पास है, उसका स्ट्रेंथ कितना है, लीडरशिप पे कितना जनता भरोसा कर रही है, उसके भविष्य जो है पूरा वो इस चुनाव में आप इस फेज में निर्धारित होगा। साथ में मैं चाहूंगा 1 मिनट, चाचा 1 मिनट, हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, इनसे बात करें। आप कितने देर पहले आए थे यहाँ पे मतदान के लिए? किती पासून आली तुम्ही इकडे? कब आए थे आप वोट डालने के लिए? 80 थोड़ी देर पहले आए थे? 80 वही 80 वर्ष के हैं आप? 80 वर्ष के हैं आप? हिंदी नहीं बोलते। अच्छा, ये कितने देर पहले आए थे वोट डालने आप? अभी 5-10 मिनट पहले ही आए हो। 15 मिनट में हो गया इनका? हाँ, हो गया। सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल से कुछ पुश किया था कि अलग से सीनियर सिटीजन के लिए? पता नहीं। आप वोट दिए हैं? नहीं, मैं 18 बिलो। अभी 18 बिलो है। ठीक है, ठीक है। तो ये एक्चुअली सीनियर सिटीजन योगेश, लेकिन वोटर टर्नआउट थोड़ा सा कम है। मोटा मोटी के एक्साइटमेंट दिखाना चाह रहा था। तो थोड़ी सी जो टर्नआउट है थोड़ा सा कम हुआ है महाराष्ट्र में। देखिए वोटर टर्नआउट की मैं बिल्कुल आपका कंसर्न वाजिब है जो आप बता रहे हैं, वो मैं उसी पे आ रहा था कि वोटर टर्नआउट अभी शुरू में पिक करना, चूंकि आप शुरू में सुबह में देखें तो 6.64 के करीब था, अभी 19 के करीब जो है वोटर टर्नआउट। अगर आप पूरे कुल 11 जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं, अगर 11 कंस्टिट्यूएंसीज का अगर आप औसत निकाले तो करीब जो है 19 के करीब जा रहा है। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से दिन चढ़ेगा वोटर टर्नआउट इंप्रूव होगा, क्योंकि बहुत सारी छोटी मोटी वजहें रहती है। बिल्कुल सही बात है, सब लोग इंतजार करते हैं और शाम तक का इंतजार करते हैं। हम योगेश आपके पास आएंगे, ऋषि जी के पास चलते हैं। ऋषि जी, इतना लंबा अनुभव आपका रहा है मतदान का, इस बार क्या कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है जमीन पर? चुनाव आयोग की तैयारियां, टर्नआउट, थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या कुछ बदलाव देख पा रहे हैं या पिछले चुनाव की तरह ये इस बार का भी चुनाव? देखिए जय, वैसे तो हर चुनाव एक ही होता है जिसका एक ही मकसद होता है कि मतदान के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधि को चुनना। लेकिन इसमें कोशिश होती है निर्वाचन आयोग की कि हर बार कुछ न कुछ ऐसा किया जिससे कि मतदाताओं को सुविधा हो, सहूलियत हो और एक भरोसा हो कि जब वो वोट डालने जाएंगे तो उनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। एक तो चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से अधिक के लोगों को जो घर पे उनके मतदान की जो प्रक्रिया शुरू की थी वो उनके लिए नहीं रही। लेकिन इस बार जो ख़ास तौर से अगर हम पोलिंग बूथ पर देखें तो सीनियर सिटीजन के लिए उनको घर से लाने की और यहाँ पर बूथ पर उनको प्राथमिकता के साथ वोट डलवाने की जो यहाँ पर सुविधाएं देखने को मुझे मिली हैं सुबह से, वो पूर्व के चुनावों में कमी देखने को मिलती थी। हालांकि वोटर टर्नआउट की अगर हम बात करें अजय, तो इस समय वोटर टर्नआउट करीब 26% से अधिक है। 11 बजे का ये आंकड़ा है और अब कुछ और प्रतिशत बढ़ ही चुका है। इसमें अभी जो 10 सीटों पर अगर हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड में सबसे अधिक मतदान का जो प्रतिशत है वो संभल में दिखाई दे रहा है और दूसरा फतेहपुर सीकरी में। इसके अलावा जो शहरी इलाके हैं, ख़ास तौर से बरेली है और आगरा है, यहाँ पर मतदान का प्रतिशत कमोबश कम है उन इलाकों के जो कि ज़्यादा ग्रामीण अंचल में आते हैं। कुल मिलाकर शहरी मतदाताओं से ज़्यादा इस बार ग्रामीण मतदाता जो मैंने पहले देखा था पिछले चुनाव में, शहरी मतदाता काफ़ी तादाद में निकलकर वोट कर रहे थे। अभी तक का जो ट्रेंड है, जो हो सकता है शाम तक ये आंकड़ों में कुछ करेक्शन हो, लेकिन अभी तक गांव के मतदाता जो है, ग्रामीण मतदाता शहरी मतदाताओं से आगे चल रहे हैं, जो टर्नआउट बता रहा है। दूसरी बात यह है कि इस चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोग अपने मुद्दों को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनकी जो ज़रूरतें हैं और जो डेवलपमेंट है, तो ऐसी चीज़ें हैं जो एक साइलेंट रूप से ही सही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उसकी अभिव्यक्ति वोटों के माध्यम से हो। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं साउथ गोवा से। नीरज, दोनों ही सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, गोवा से माहौल क्या है? गोवा तो बिल्कुल
अपने एक बहुत ही जबरदस्त उत्साह के लिए जाना जाता है, तो क्या मतदाताओं में भी उसी तरह का उत्साह आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल उत्साह के लिए जाना जाता है। और आप देखें कि गोवा में जिस तरीके की अजय वोटिंग होती है, हर एक जो मतदाता है वो अपने मत को लेकर काफ़ी सचेत रहता है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। हमने सुबह 7 बजे से ही देखा कि गोवा के लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे। हालांकि भीषण गर्मी भी है अजय, और चुनाव आयोग की तारीफ करनी होगी कि जिस तरीके के इंतजाम मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग ने किए हैं। यहाँ पर जो भी मतदाता आ रहा है उसके लिए नींबू पानी उपलब्ध है, मेडिकल की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, ठंडा पानी उन लोगों के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा बैठने के लिए सीटें हैं, कूलर लगाए गए हैं ताकि इस भीषण गर्मी में जो राहत है वो मतदाताओं को मिल सके। आप देखें कि उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा दोनों में ही जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। और आप परंपरागत रूप से देखें तो एक सीट हमेशा से उत्तर गोवा की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास रहती है और दक्षिण गोवा की सीट कांग्रेस के पास रहती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के सामने एक महिला उम्मीदवार दक्षिण गोवा से उतारा है, पल्लवी, और वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली महिला उम्मीदवार है जो दक्षिण गोवा में उतारी गई। उनके लिए भी एक कह सकते हैं कि एक चुनौती है कि किस तरीके से इस चुनावी समर को वो पार करती हैं। दूसरी, अगर हम यहाँ के मुद्दों की बात करें तो यहाँ के जो मुद्दे हैं दूसरे जो राज्य हैं उनके मुद्दों से थोड़े से डिफरेंट हैं, क्योंकि ये लोग ग्लोबल रूप से सोचते हैं और पूरे देश के आधार पर जो अपना मत है उसको डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंट का इशू है कि यहाँ बेहतर इन्वायरमेंट हो सके। इसके अलावा जो माइनिंग का जो काम है उसको लेकर भी यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी कंसर्न है। इसके अलावा बड़ी संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट पहुँचते हैं, तो यहाँ के जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनका कहना है कि वीज़ा ऑन अराइवल मिलना चाहिए ताकि जो टूरिस्ट जो इंडस्ट्री है उसको और ज़्यादा जो बूम है वो मिल सके। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें कि जो गोवा के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ से मतदान की अच्छी खबरें आ रही हैं और अभी तक जो जानकारी हमें निकल कर आई है 21% के आसपास जो मतदान है वो पिछले 1 घंटे पहले गोवा के अंदर हो चुका है। तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। अभी थोड़ा सा दोपहर का समय है, लेकिन 2 और 3 बजे के बाद फिर दोबारा से जो मतदान केंद्रों पर मतदाता निकलेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। और खास बात है जो युवा मतदाता हैं, ये युवा मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और चूंकि पहली बार अपने मत का प्रयोग करें तो निश्चित तौर पर एक उत्साहित भी हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो पार्टी युवा मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी वही सत्ता पर काबिज होगी। यही कारण है कि दोनों ही जो पॉलिटिकल पार्टियां युवाओं पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब देखना है कि जो परिणाम है वो क्या बताता है, लेकिन दोनों ही सीटों पर मुकाबला काफी दिलचस्प है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज, योगेश और ऋषि जी। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और धूप से बचने की कोशिश कीजिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक नज़र डालते हैं 11 बजे तक जो मतदान प्रतिशत अलग अलग राज्यों में जो आज हुआ है उस पर। जो 93 संसदीय सीटों पर मतदान तीसरे चरण का हो रहा है और आज के मतदान के बाद लोकसभा की आधी सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 283 सीट्स पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 11 बजे तक बंगाल में करीब 33% का टर्नआउट देखा गया। गर्मी के बावजूद, लू के बावजूद बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 30% मतदान हुआ है। ये सिर्फ 11 बजे के आंकड़े। 5 बजे और कहीं कहीं 6 बजे तक भी चुनाव की जो प्रक्रिया है वो होती है। मध्य प्रदेश में 30% से ज़्यादा और असम में 27% से ज़्यादा वोटिंग देखी गई है अभी तक। गोवा में 30% से ज़्यादा, कर्नाटक में करीब 25% का मतदान 11 बजे तक हुआ और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। गुजरात, जिसमें सभी सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं राज्य में, वहां पर 25% का मतदान हो चुका है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में, दमन और दीव में 24% से ज्यादा का मतदान अभी तक फिलहाल होता हुआ नजर आया। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खरगोन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। पीएम ने विपक्षी गठबंधन पर एक बार फिर से जोरदार कटाक्ष करते हुए भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। पीएम ने कहा कि जनता को यह तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या फिर राम राज्य। पीएम ने कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं के बयानों का हवाला देकर कहा कि कांग्रेस के इरादे अब बेनकाब हो चुके हैं। एक महिला ने कहा
कि मैं राम मंदिर गई तो उसको इतना टॉर्चर किया कि उन्हें कांग्रेस ही छोड़नी पड़ गई। एक और व्यक्ति ने कहा कि कांग्रेस पर मुस्लिम लीगियों और माओवादियों ने कब्जा कर लिया है। तीसरे ने एक और गहरी साजिश से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। जैसे शहजादे जी ने पिताजी ने सहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। और पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन वाले सिर्फ अपनी अपनी विरासत बचाने और अपने बच्चों को अपनी पार्टी सौंप कर जाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के एक पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी सेना आतंकी हमले करती है, पाकिस्तान तो निर्दोष है। क्या ये देश का नागरिक ऐसी बातें सुन सकता है क्या? हमारी सेना का ये अपमान है कि नहीं भाई? कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने उनकी बेशर्मी देखिए। उन्होंने कहा कि मुंबई आतंकी हमले में भी पाकिस्तान का हाथ नहीं था। क्या आप इस बात को मानते हैं क्या? कोई मानेगा क्या? अरे दुनिया के किसी देश का व्यक्ति मानेगा क्या? कांग्रेस के साथी दल के एक और नेता भारत को धमकी देते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। बताओ, मैं तो कांग्रेस के शाहजादे से पूछूंगा, जरा ये बताओ भैया, आपके साथी ये सब बोल रहे हैं, इनकी मंशा क्या है? ये आखिरकार अचानक एक साथ चारों तरफ से सीनियर लोगों की आवाज क्यों आने लगी है? पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत और हमारी सेना से इतनी नफरत। आज हो रहे चुनाव से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। दिल्ली आबकारी मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू दलीलें रख रहे हैं। राजू ने कहा है कि इस मामले में हवाला ऑपरेटर्स के जरिए करोड़ों का लेन देन हुआ। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपके हिसाब से इस मामले में अपराध से अर्जित आय 100 करोड़ थी, अब आप 1100 करोड़ कैसे बता रहे हैं? राजू ने कहा, इससे इस नीति के चलते शराब कंपनियों को हुआ मुनाफा भी शामिल है। कोर्ट ने टिप्पणी की, मुनाफे की सारी रकम को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं माना जा सकता। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोनों टीमें दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भिड़ेंगी। मौजूदा सीजन में राजस्थान रॉयल्स का सफर शानदार रहा है। तालिका में दूसरे स्थान पर स्थित इस टीम ने अब तक खेले गए 10 मैचों में से 8 में जीत हासिल की है और प्लेऑफ में करीब करीब अपनी जगह बना ली है। वहीं दिल्ली की टीम अब तक खेले गए 11 मैचों में सिर्फ 5 ही जीत सकी है। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए दिल्ली को अपने सभी मैच जीतने जरूरी होंगे। तो समाचार के इस अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।